प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को एफएम ट्रांसमीटर के कई शहरों में वर्चुअल उद्घाटन किए, जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 जनपदों का भी चयन किया गया, जिसमें औरैया में भी एफएम ट्रांसमीटर का आज वर्चुअल उद्घाटन किया। इस वर्चुअल उद्घाटन के मौके पर जनपद के आला अधिकारियों के साथ राज्य मंत्री अजीत पाल, सांसद रामशंकर कठेरिया और सदर विधायक गुड़िया कठेरिया भी मौजूद रही। वहीं आपको बता दें कि इस एफएम सेंटर के चालू हो जाने से लोगों को चाहे मौसम विभाग से जुड़ी जानकारी हो या मनोरंजन की हो या तमाम कृषि से संबंधित जानकारियां प्रसारित की जाती हैं, जिससे अब किसानों को लाभ मिलेगा, तो वहीं लोगों को मनोरंजन का भी लाभ होगा। इसके साथ ही देखा जाता है कि मौसम विभाग के द्वारा कृषकों के लिए लाभकारी तमाम जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती थी, वो जो है किसानों तक नहीं पहुंच पाती थी। अब एफएम सेंटर के चालू हो जाने से उन किसानों को भी वह जानकारियां पहुंचेंगी। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जिलों के दौरे पर हैं। सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर गोरखपुर के सर्किट हाउस पर लैंड करेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिकित्सा सम्मेलन में सम्मिलित होंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नगर निकाय चुनाव को लेकर के वो लोगों से अपील करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राप्ती नगर पहुंचेंगे, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि नगर निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह से मजबूती से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सभी जिलों के दौरे पर नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष पूरी तरह से कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास अभी तक कोई जनसभा होती हुई नजर नहीं आ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है काफी मजबूती से इस बार नगर निकाय चुनाव को लड़ने वाली है। माना जा रहा है कि जिस तरह से अगर देखा जाए 2022 की विधानसभा चुनाव में तो 28 में 27 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के झोले में गई थी। वहीं लोकसभा चुनाव में 6 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोले में गई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, वहीं 28 में 27 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में विधानसभा चुनाव में परचम लहराया था। अब देखने वाली बड़ी बात होगी, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फिर से दोबारा जादू काम आता है या नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा कर दिया है कि सभी जिलों में जिस दौरे कर रहे हैं, इससे सीधे तौर पे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में परचम लहराएंगे। कैमरा पर्सन जी प्रजापति के साथ अभिषेक सिंह, प्राइम न्यूज, गोरखपुर। सीतापुर में आज सुबह के मुखिया का आगमन हुआ। निकाय चुनाव के मद्देनजर उन्होंने विस्तृत मेला मैदान में हुंकार भरी और विशाल जनसैलाब के बीच उन्होंने जो अपनी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से संचालित हो रही हैं, उसका उन्होंने व्याख्यान किया। प्रमुख बातों पर उन्होंने फोकस किया, जैसे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडा माफिया के खिलाफ और देश की जो योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को अन्न दिया जा रहा है, उस योजनाओं को भी उन्होंने व्याख्यानित किया। नैमिष क्योंकि जो मिश्रित है वो नैमिष से बिल्कुल सटा हुआ है, 10 किलोमीटर की दूरी पे है और नैमिष जो है 88,000 ऋषियों मुनियों की जो है तपस्वी मानी जाती है। तो योगी का एक विशेष लगाव है, क्योंकि नैमिष को जो योगी जी हैं वो अयोध्या, बनारस, काशी इस तरीके से सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, उसका डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। इस वजह से वो विकास के नाम पे पैसा भी दे रहे हैं और उन बराबर अधिकारियों से इसका फीडबैक भी ले रहे हैं कि चाहे वो हनुमानगढ़ी हो, चाहे वो माँ ललिता देवी का मंदिर हो, चाहे वो घाट हो, तो बराबर उनका सफाई होना, बराबर उन पर काम देखना, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इस प्रकार से जो है नैमिष से उनका विशेष जुड़ाव लगाव है। तो आज जो उन्होंने जनसभा की यहाँ पे कई बार उन्होंने अपने संबोधन में इसका भी जिक्र भी किया कि जो है नैमिष को उस तपोस्थली के बराबर जैसे अयोध्या का जो दर्जा है वो हम दिलवा के रहेंगे, उसी प्रकार से हम काम करेंगे। और जो जनता है वो हमको नगर निगम चुनाव में भारी बहुमत से हमको बताएगी। जनपद सीतापुर में कुल 11 नगर पंचायत है, जिसमें 6 नगर पालिका है और 5 नगर पंचायत हैं। का आगमन हुआ, उन्होंने मिश्रित नगर पालिका जो नगर पंचायत है वहाँ लगभग तय समय से 20 मिनट लेट पहुँचे, मंच पर पहुँचे और उन्होंने जनता को बहुत तेजी से संबोधित किया। क्योंकि आदित्यनाथ जी को मिश्रित बहुत पसंद इसलिए है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ नैमिष क्षेत्र है। नैमिष जो कि 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि मानी जाती है और जब भी उनका सीतापुर को आगमन होता है तो
तो वो सबसे ज़्यादा नैम इसको ही पसंद करते हैं और उसी मंत्र उनका कार्यक्रम भी लगता है। जब पिछला चुनाव विधानसभा का हुआ था उसमें भी जब योगी जी का कार्यक्रम हुआ था तो उसमें नैम मिस्त्री को ही चुना गया था। तो जो संदेश आज योगी जी का रहा यहाँ जनपद सीतापुर में वो स्पष्ट दिख रहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है और प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में यूपी में बहुत सख्त से काम हो रहा है, गरीबों को राशन दिया जा रहा है और हमारी सरकार जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, जो लुटेरे हैं, उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और जो भी इस दायरे में आ रहा है उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हुई है। सीतापुर से प्राइम न्यूज़ के लिए गुरुवार सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आते ही समाजवादी पार्टी के चारे खाने चित करने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। आए दिन उनके पार्टी में छेद कर उनके जितने पदाधिकारी हैं सबको भारतीय जनता पार्टी की ओर ले आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव और प्रसपा के पूर्व प्रमुख महासचिव अजय कुमार मुन्ना को पार्टी में सम्मिलित कराया। इतना ही नहीं, अजय कुमार मुन्ना पार्टी में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सदस्य बने। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति के तहत नगर निकाय चुनाव और मिशन 2024 में किस तरह के आंकड़े छूती है। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। नगर निकाय चुनाव में महिलाओं मतदाताओं के लिए भी अब एक महिला पिंक बूथ लगाए जाएंगे। महिला पिंक बूथ करीब 11 पिंक बूथ लगाए जाएंगे। 11 पिंक बूथों में महिला निर्वाचन अधिकारी बैठाई जाएंगी। हालांकि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए पिंक बूथ लगाने की कवायदें तेज की जा रही हैं। हालांकि इस पिंक बूथों पर महिलाएं अपना वोट डालेंगी, साथ ही साथ महिला निर्वाचन अधिकारी भी मौजूद रहेंगी। इसकी मॉनिटरिंग अगर की बात की जाए, क्योंकि मॉनिटरिंग जो है वो कमांड सेंटर से की जाएगी। हालांकि सुरक्षा के भी इंतजामात किए जाएंगे, महिलाओं के लिए ख़ास तौर से इंतजामात किए जाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। इन 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव के साथ साथ महिला मतदाताओं को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। हालांकि सेल्फी पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो महिलाओं के साथ में बच्चे जाएंगे उनके लिए भी विशेष इंतजामात किए जा रहे हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस नगर निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए जो पिंक बूथ लगाने की जो कवायदें कही जा रही हैं वो कितनी सही साबित होती हैं। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। कानपुर में जुम्मे की नमाज को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले ईद की नमाज पर लगभग 1850 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे। आपको बताते चले कि ये 1850 वो लोग थे जो सड़कों पर उतर करके ईद की नमाज कर रहे थे। इनमें अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगभग 200-300 ऐसे थाना क्षेत्रों में मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से रावतपुर, बाबूपुरवा, यतीम खाना, जाजमऊ ऐसे कई थाने क्षेत्र थे जहां पर ईद की नमाज जो लोग सड़क पर उतरकर नमाज कर रहे थे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिसके बाद आज जुम्मे की नमाज होनी है और जुम्मे की नमाज को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पर दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की कई टुकड़ियां अलग अलग क्षेत्र में लगाई गई हैं, पीएससी की टीमें भी लगाई गई हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। पूरे शहर में कई ड्रोन कैमरे चलाए जा रहे हैं जो देखे जा रहे हैं कि कहीं पर मतलब जो नमाज करने वाले हैं वो रोड पर आकर के नमाज ना कर सकें। कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, प्राइम न्यूज़, कानपुर। कोरोना काल में 15% फीस बढ़ाने के मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ लखनऊ के डीएम ने भी अब डीआईओस को भी निर्देश दिए हैं कि उन स्कूलों की सूची बनाई जाए जिन स्कूलों की कोरोना काल में मनमानी चल रही थी, 15% फीस बढ़ाई गई थी।
हालांकि इस फीस वापसी की भी बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उन स्कूलों ने उन परिजनों को फीस वापस नहीं किया है। हालांकि इसको लेकर के नोएडा के जो डीएम हैं उन्होंने भी संज्ञान लिया था और नोएडा के डीएम ने करीब 1-1 लाख रुपए का जुर्माना उन स्कूलों पर लगाया था। हालांकि अब लखनऊ के डीएम ने भी संज्ञान लिया है, बाकायदा एक टीम बनाई जाएगी। टीम 15 दिनों के अंदर लखनऊ के स्कूलों की जांच करके रिपोर्ट सबमिट करेगी और रिपोर्ट सबमिट के बाद उन स्कूलों पर भी कार्रवाई होती दिखाई देगी। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। कोरोना काल में कोविड-19 से लेकर आपको बता दें 2020 और 21 में जो देश में क्राइसिस फैली थी उसको लेकर देश की अर्थव्यवस्था तो डाउन हुई ही, उसके साथ साथ अभिभावकों को बच्चों को पढ़ाना भी बामुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा करने के लाले पड़ने लगे थे, क्योंकि कोविड-19 के आने के बाद अर्थव्यवस्था डाउन हुई, वहीं लोगों का रोज़गार जाने लगा, कईयों की नौकरी चली गई और कईयों को अपना बिजनेस तक खोना पड़ा। वहीं आपको बता दें, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि कोविड-19 से लेकर 2020 और 21 के समय में अभिभावकों ने जो बच्चों की फ़ीस स्कूल में जमा की है उसकी 15% फीस वो विद्यालय वापस करें, जो कोविड-19 के समय में 2020 और 21 में उन्होंने विद्यालयों में फ़ीस जमा की थी। लेकिन कई विद्यालयों ने ना तो कोर्ट के आदेश का पालन किया और ना ही अभिभावकों को बच्चों की जमा की हुई फीस का 15% वापस किया। इसी को लेते हुए पीलीभीत प्रशासन भी अलर्ट हुआ। DIOS ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कई बार ऐसे विद्यालयों को जिले स्तर पर उनको लेटर पत्राचार के द्वारा उनको अवगत कराया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार 15% फीस उनके अभिभावकों को वापस की जाए, लेकिन हीला हवाली के चलते आज तक ऐसा नहीं हो पाया। कई स्कूलों ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए और बच्चों की फीस में 15% की कटौती करते हुए उनको वापस किया। कईयों ने कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की। उसी को जब DIOS ने बताया कि इस पूरे मामले पर लेकर अब हम उनको उनको सूचना दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अग्रिम कार्रवाई नोटिस देकर ऐसे विद्यालयों पर की जाएगी जिन्होंने कोरोना काल में वसूली गई फीस का 15% पैसा वापस नहीं किया है। प्राइम न्यूज़ के लिए करण सिंह की रिपोर्ट, पीलीभीत से। कानपुर में पुलिस पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। कानपुर में अगर चोरियों की बात की जाए तो कानपुर के आसपास क्षेत्रों में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर देखा जाए चोरियों के साथ लूट और हत्याएं भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसा कि देखा जा रहा है, कानपुर जिले के कुछ ही दूर पर स्थित शिवराजपुर थाना क्षेत्र में आए दिन चोरियां हो रही। लगभग 1 महीने की अगर शिवराजपुर की बात की जाए तो लगभग 6 से 7 चोरियां हो चुकी हैं, जिसमें चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान, परचून की दुकान, किराने की दुकानें और इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों को अपना निशाना बनाया है। अगर देखा जाए तो पुलिस पूरी रात गश्त तो किया करती है, लेकिन कहीं ना कहीं गश्त के नाम पर खेल भी किया जा रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है, पुलिस गश्त करती है लेकिन फिर भी चोरियां लगातार होती चली जा रही हैं। अगर बात की जाए शिवराजपुर थाना क्षेत्र की, तो शिवराजपुर थाना क्षेत्र में आज एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और लगभग 1 लाख से अधिक रुपए का माल पार कर दिया। अगर देखा जाए तो शिवराजपुर में एक हफ्ते में 2 से 3 चोरियां हो चुकी और अगर बात की जाए 1 महीने की तो लगभग 1 दर्जन से अधिक चोरियां देखने को मिली है। कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, प्राइम न्यूज, कानपुर। अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के बाद से आए दिन राजनीति गहमा रही है। कोई ना कोई ऐसा वीडियो, कोई ना कोई ऐसा ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिससे कि कई सारे राजफास निकल के आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक पैम्फलेट वायरल हो रहा है जिसमें अतीक अहमद का बेटा अली के द्वारा जारी किया बताया जा रहा है। उस पैम्फलेट में दर्शाया गया है कि मेरे अब्बा अतीक अहमद और मेरे चचा अशरफ को जिस तरीके से योगी सरकार ने इनकाउंटर में मार गिराया है, उस तरीके से समाजवादी पार्टी का भी उतना ही रोल है जितना कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है।
और उस लेटर में सभी मुसलमानों से ये निवेदन किया गया है कि ना तो भाजपा को वोट करें और ना ही समाजवादी पार्टी को वोट करें। कहा यह भी जा रहा है उस लेटर में कि आप सब मुसलमान एक हो जाएं और इनको सबक सिखाएं। दूसरी ओर चर्चाएं ये भी तेज़ी से आ रही हैं कि ये लेटर बहुजन समाज पार्टी की ओर से जारी किया गया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्राइम न्यूज़ भी इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये लेटर कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि नगर निकाय चुनाव आ गया है, राजनीति अपनी चरण सीमा पर है। अब देखने वाली बात होगी कि इस लेटर, इस पर्चा, इस पैम्फलेट का क्या सच्चाई है, वो तब निकल के आएगा जब इस मामले की जांच की जाएगी। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। स्कूल में एक छात्रा को रंग लगाना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया। यह मामला कटरा कोतवाली क्षेत्र के ITI स्कूल का है, जहां पर होली के दिन एक शिक्षक ने एक छात्रा को अश्लील हरकत करते हुए रंग लगाया था, जिसका वीडियो वायरल हो रहा था और उसको लोग ट्वीट कर रहे थे, जिसका संज्ञान पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने लिया। उन्होंने CO सिटी परमानंद शुक्ला और कटरा थाने को मिलाकर एक जांच कमेटी बनाई, जहां पर ये वीडियो सही पाया गया और शिक्षक को गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई और शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। शिक्षक को गिरफ्तार करने के बाद उसको संबंधित धाराओं में जेल भेजा गया। वहीं पर ITI के प्रचार ने कहा कि ये वीडियो मेरे भी संज्ञान में आया है और वो शिक्षक इसी विद्यालय के बताए जा रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं और इनको निदेशक को पत्र लिखकर निलंबन का आदेश कराया जाएगा, ताकि ऐसी हरकत की पुनरावृत्ति फिर भविष्य में न हो। मिर्जापुर से प्राइम न्यूज़ के लिए समर्चन। सूबे की योगी सरकार लगातार बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। उसी के क्रम में जौनपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, जिस तरीके से जौनपुर में अंतर जनपदीय बदमाश संतोष सिंह और जौनपुर पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जो घायल हो गया है, और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। जो संतोष नामक आरोपी या कहें बदमाश गिरफ्तार किया गया, उससे बलिया जनपद का रहने वाला, जिसके खिलाफ जौनपुर के बदलापुर और बलिया के तमाम थानों में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। फिलहाल जौनपुर के SP देहात शैलेंद्र कुमार ने जानकारी दी है कि जो आरोपी है, उसे जो बदमाश है, अब पहले उसको इलाज कराया जा रहा है, उसके खिलाफ संगीन धाराओं में पहले ही मुकदमा दर्ज है। उसके खिलाफ आपको बता दें कि संगीन जिस तरीके से अवैध असलहा तस्करी करने का भी आरोप लगा है। फिलहाल आपको बता दें कि उसके पास से देसी तमंचा और जिंदा कारतूस समेत एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। जौनपुर से राहुल यादव, प्राइम न्यूज। औरैया में सुबह तकरीबन 6 बजे दुकान में आग लग गई। आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया। वहीं परेड में जा रहे TI देवेंद्र शर्मा ने जैसे ही दुकान में लगी आग देखी, वैसे ही पुलिस सहित फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी। सूचना पर पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम तत्काल मौके पर पहुंची और आग बुझाने के सख्त निर्देश दिए। वहीं आपको बता दें, आग इतनी विकराल थी जिसकी बुझाने के लिए NTPC औरैया से भी दमकल की गाड़ियां आग बुझाने को बुलाई गई। वहीं आपको बता दें कि दमकल औरैया की गाड़ियां और NTPC की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज, औरैया। झांसी के मऊरानीपुर में चोरों द्वारा एक मकान को निशाना बनाते हुए सोने चांदी के आभूषण सहित हजारों की नकदी चोरी कर ली गई है। ताजा मामला जो बताया गया है वो मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के मऊ देहात से सामने आया है। बताया गया है कि प्रदीप कुमार सोनी पुत्र भगवान दास अपने परिवार के साथ दूसरी मंजिल पर रहता था तथा नीचे कमरे खाली पड़े थे। रात्रि में वह खाना पीना खाकर परिवार के साथ सो गया, तभी अज्ञात बदमाशों द्वारा घर में घुसकर घर के दरवाजे तोड़ दिए गए और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए। सुबह घटना की सूचना
जैसे हुई तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस से को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि प्रदीप कुमार सोनी एक ग्राम पंचायत अधिकारी है जो किराए के मकान पर रहता था और उसके घर पर हुई चोरी कहीं न कहीं अब पुलिस के लिए फिर से सरदर्द साबित होगी। झांसी से कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज़ झांसी। जनपद जालौन में एक गन शॉट की घटना आई है। आपको बता दें कि जनपद जालौन के अंतर्गत आने वाले बड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपालगंज मोहल्ले में एक गन शॉट की घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस घटना के मौके पर पहुंचती है, घटनास्थल का मुआयना करती है तो वहाँ मालूम चलता है कि एक महिला गोली से घायल है। घायल अवस्था में उसको चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जा करके जब वो अस्पताल में पहुंचती है तो गोली की वजह से अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से महिला को मृत घोषित वहाँ पर डॉक्टर कर देते हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कप्तान इरज राजा खुद घटनास्थल पर मौके पहुँचते हैं अपने दल के साथ और वहाँ पहुँच करके घटना का मुआयना करते हैं। वहाँ पर उनके साथ उनकी फॉरेंसिक टीम भी होती है, वहाँ पर फॉरेंसिक एविडेंस जुटाने के लिए, साक्ष्य जुटाने के लिए लग जाती है। इरज राजा घर वालों से पूछताछ करते हैं और इस पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं। ये घटना कैसी हुई और क्यों हुई। बताया जा रहा है कि आपसी घरेलू कलह की वजह से महिला ने अपने पति के लाइसेंसी हथियार से जो है खुद को गोली मार ली, ये बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं के ऊपर लगातार जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि हम जल्द से जल्द इस घटना का अपहरण कर देंगे। ये पूरी घटना महिला ने अपने पति की 12 बोर बंदूक जो थी, लाइसेंसी बंदूक थी, उससे ये पूरी घटना घटी हुई है। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह निकाय चुनाव को लेकर के पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की हुई है कि सारे असलाधारी लोग अपने असलाह चुनाव को मद्देनजर कोतवाली में जमा कराएं, अपने पास के थाने में जमा कराएं। इन कारणों की वजह से ये उक्त जो असला है असलेधारी व्यक्ति ने जमा नहीं कराया है। पुलिस इसको लेकर भी जांच कर रही है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों के पक्षों को लेकर के अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और पुलिस का कहना है कि हम जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण कर देंगे। कैमरामैन विकास के साथ रविंद्र पटेल, प्राइम न्यूज़, जनपद जालौन। झांसी में प्रथम चरण में नगर निकाय के चुनाव मतदान होने हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का कल झांसी दौरा है। बताया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष लगभग कल 11 बजे झांसी पहुंचेंगे, जहां वह झांसी होटल पर झांसी जालौन ललितपुर कमिश्नरी की बैठक करेंगे। इसके बाद नगर संचालन समिति के साथ बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद वह सीधा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष का झांसी दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर जगह पर मैदान में हैं और उन प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मूल मंत्र देने वाले हैं। वहीं अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लेंगे। झांसी से कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज़ झांसी। जनपद जालौन में बीते 3 दिनों से मौसम का हाल बदल चुका है। जहाँ गर्मी पड़नी चाहिए वहाँ पर जो है ओले और बरसाती खबरें आ रही हैं। इस बिगड़े हुए मौसम की वजह से किसान पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसी को लेकर के आज एक आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना सिरसा कलार थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम अहीर का है, जहां पर एक 48 व्यक्ति पुरुष विजय सिंह की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। ये ग्राम अहीर का रहने वाला था और बिजली गिरने से इसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौत होने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने वहाँ पहुँच करके आगे की विधिक कार्रवाई करने के लिए आगे कार्रवाई की है। लेकिन ये तुरंत घटना जो है आज जनपद जालौन में हुई है। कैमरामैन विकास के साथ रविंद्र पटेल, प्राइम न्यूज़, जनपद जालौन। हाथरस में सुबह सुबह एक 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें पूरा मामला हाथरस जिले के मुरसान थाना क्षेत्र के गांव कोटा का है, जहां बाजरे के खेत में जब सुबह ग्रामीण गए तो वहां पर एक 35 वर्षीय युवक का शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। जैसे ही लोगों को वहां शव पड़े होने की जानकारी हुई तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।
और तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। ग्रामीणों ने काफ़ी शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन युवक कहीं आसपास का दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा इलाका पुलिस को युवक के शव पड़े होने की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर तत्कालीन इलाका पुलिस पहुंच गई, जिसके द्वारा फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी सूचना दे दी गई। इलाका पुलिस की सूचना पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी हाथरस से पहुंच गई, जिनके द्वारा युवक के शव की जांच पड़ताल की गई है। वहीं मुरसान पुलिस के द्वारा युवक के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की शिनाख्त और हत्या के कारणों की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं बताते चलें कि पिछले कुछ समय के अंतर पर हाथरस जिले में अज्ञात व्यक्तियों और महिलाओं के कई शव मिले हैं, जिनकी अभी तक हाथरस पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। अब देखना यह होगा कि कब तक हाथरस पुलिस इस युवक के मिले हुए शव की जांच पड़ताल शिनाख्त कर हत्या के कारणों का खुलासा कर पाती है। मैं दीपेश भारद्वाज, प्राइम न्यूज, हाथरस।